हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप देख रहे हैं मिस्टर वर्मा और मैं हूं आशीष वर्मा आपके साथ। और आज हम करने वाले क्विक रिवीजन चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि एनसीईआरटी में है। तो इस चैप्टर में हम जब शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आता है कि इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट का मतलब होता है फ्लो, चाहे वो एयर करंट हो तो फ्लो ऑफ एयर, और यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, फ्लो ऑफ चार्जेस। और वो कौन से चार्ज है? यहाँ बात हो रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं कि एक स्विच को ऑन किया और इस स्विच के ऑन होने से वो ट्यूबलाइट ऑन हुई या फिर फैन वर्क करने लग गया, तो इससे हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया उस सर्किट में। तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये है फ्लो ऑफ चार्ज और यूनिट टाइम। तो यहाँ हमारे पास आ गया पहला इक्वेशन, जो है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ पे I है क्या? करंट, Q है चार्ज और T टाइम। I करंट मेजर्ड इन यूनिट एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम, COU MB, डिनोटेड बाय सिंबल C। and time in second, or simply you can write as S, the basic unit. Next is potential difference, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V के सिंबल से। और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक एग्जांपल ये लेते हैं, जैसे कि हमें अगर कहीं 10th फ्लोर पे वाटर टैंक है और उस फ्लोर पे जो वाटर टैंक है उसका पानी अगर नीचे ले आना है, तो हम जानते कैसे आएगा? अगर उसको वाटर का फ्लो पाइपलाइन से कनेक्ट कर दे तो ये आसानी से ग्रेविटी की हेल्प से नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है। और एक और एग्जांपल ले तो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर ऑफ हीट आराम से हो सकता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्जेस होते हैं वो एक हाई पोटेंशियल से एक लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो हो जाता है। वैसे ही तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज तो इसका डेफिनेशन हो गया, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नोन एज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू W ओवर Q। अब जो वर्क है ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्क का यूनिट होता है जूल, और अभी हमने ये भी देखा कि जो चार्ज है उसका यूनिट है कूलम। तो जूल पर कूलम यूनिट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूनिट वोल्ट में भी लिख सकते हैं, जो कि उस साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, वोल्टा, राइट। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें कहें कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि when 1 joule of work in carrying a unit charge, that is 1 coulomb charge, from one point to another, then the potential difference is said to be 1 volt। अगर हमें वर्क डन फाइंड करना हो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस में एक चार्ज को ले जाना हो तो कितना वर्क डन करना होगा, तो हम वर्क डन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं, राइट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या यूज कर रहे हैं उसके लिए? हम वोल्टमीटर। और ये वोल्टमीटर हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट होगा, पैरेलल में, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ये जो वोल्टमीटर है ये किसी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा होगा, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एक सर्किट डायग्राम है, और इसमें हमें जो वोल्ट मीटर लगाना होगा और वो लगाएंगे कहाँ? हम इस बल्ब के पैरेलल। तो इस तरह से जो क्लोज सर्किट होगा उसमें करंट फ्लो होगा। अगर ये की ऑफ है, मतलब इस की को ऑन नहीं किया है, तो करंट फ्लो नहीं होगा और ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। और इस केस में ना वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा और ना ही एमीटर रीडिंग दिखाएगा।
तो अगर इसमें रीडिंग चाहिए तो इस की को ऑन करना होगा। अब ये रीडिंग्स शो करेगा। इस बैटरी में नॉर्मल लाइन डिनोट्स पॉजिटिव टर्मिनल, द शॉर्टर लाइन डिनोट्स नेगेटिव टर्मिनल। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट फ्लो होगा वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, और जॉर्ज साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन दैट एक्सपेरिमेंट ही कनेक्टेड अ कंडक्टर, लेट्स से कंडक्टर X1। सो इस सर्किट डायग्राम में जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, तो ही कनेक्टेड सर्किट which comprises of only one battery। तो इस केस में क्या हुआ? There will be a reading for ammeter and then there will be reading for voltmeter। He noted the reading for ammeter and the voltmeter। voltmeter reading क्या शो कर रहा है? Potential difference across the conductor XY and ammeter reading शो कर रहा है current flowing through the conductor XY। Now उसने क्या किया? Now he connected the battery this way। let's say two batteries are connected। तो उसने potential difference increase कर दिया। तो along with the potential difference current भी change होगा, right? तो उसने वो भी नोट डाउन किया। फिर उसने वापस क्या किया? तीन बैटरी कनेक्ट कर दी। तीन बैटरी कनेक्ट करने से क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस फिर से राइज हुआ, क्योंकि यहाँ जो बैटरीज है वो तीनों सीरीज में कनेक्ट हुई है। तो व्हेन वी कनेक्ट बैटरीज इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ उसने फिर कुछ ना कुछ चेंज उसने करंट में मेजर किया। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ करंट की वैल्यू भी चेंज हुई। अगर इस चेंज को उसने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट किया, और जब ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करने के बाद उसने ग्राफ प्लॉट किया V वर्सेस I का। V वर्सेस I क्या ग्राफ है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट किया। एंड ही ऑब्जर्व जो ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो मतलब है इसमें ये है कि जो स्ट्रेट लाइन है इसमें एक फैक्टर ऐसा है जो कांस्टेंट है, और वो क्या है अभी हम देखते हैं। और हमें इससे ये और पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V प्रोपोर्शनल I, यहाँ से ये रिलेशन पता चला। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा, और वो जो कांस्टेंट है वो R। ये R क्या है? यहाँ जो ये R है दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर XY। ये उस कंडक्टर XY का रेजिस्टेंस है। और ये जो R रेजिस्टेंस है ये है, कैसे फाइंड करेंगे? R इक्वल्स टू V/I। अब ये रेजिस्टेंस I इस कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस सर्किट, जो यहाँ हम ग्राफ से देख सकते हैं कि कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है। और इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? जो साइंटिस्ट ने फाइंड किया उसी के नाम पे होगा, दैट इज ओम। राइट। तो रेजिस्टेंस को हम एक तरह से और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर और द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस का काम क्या है? टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा है और ये करंट को रिड्यूस कर रहा है। कैसे? जैसे हम ये देख सकते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम, सो I इक्वल्स टू V/R। तो इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, अगर जैसे इनवर्स प्रोपोर्शनल शो हो रहा है, तो अगर आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो कंडक्टर का में करंट कम फ्लो होगा, अगर आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो कंडक्टर में करंट ज़्यादा होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैं पहला एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपका जो एयर कंडीशनर का जो केबल है और टेलीविजन का जो केबल कॉर्ड है दोनों में डिफरेंस है ना। तो एयर कंडीशनर का जो केबल है उसका थिकनेस ज़्यादा है, और जो टेलीविजन का केबल है उसका थिकनेस कम है। रीज़न आपको शायद पता होगा, क्योंकि एयर कंडीशनर को करंट ज़्यादा चाहिए इसलिए उसका ज़्यादा है थिकनेस, और टेलीविजन को करंट कम चाहिए तो उसका थिकनेस कम है। तो यहाँ जो पहला सा पॉइंट आ गया है वो आप अच्छी तरह समझ गए हैं। जो पहला क्या है? एरिया पे इफेक्ट हो रहा है। मतलब अगर थिकनेस ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है,
करंट ज़्यादा चाहिए, और अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अभी हमने देखा ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ में क्या बताया कि V इक्वल्स टू IR, और यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि करंट और रेजिस्टेंस है ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो एरिया अगर ज़्यादा है, AC वाले कोड में एरिया ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब जो एरिया है रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, राइट। एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। जैसे कि टीवी वाले वायर में, टीवी के केबल में एरिया कम है, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, अब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, तो रेजिस्टेंस और क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शनल, राइट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने देखा होगा जो केबल्स है, हर अप्लायंस के केबल लंबे लंबे नहीं होते। जैसे कि अगर आप अपने टीवी के रिमोट को अगर ओपन करके देखो, खोल के देखो, अगर टूटा हुआ हो तो ही देखना, जानबूझ के तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टूटा हो, ख़राब हो, हाँ अगर ख़राब हो तो आप उसको तोड़ के देख सकते हो। तो रिमोट के अंदर आपको बड़े बड़े तार नहीं मिलेंगे। रीज़न ये है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब यह लेंथ ऑफ द वायर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। जितना लंबा तार होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि करंट कम से कम यूज़ हो, ज़्यादा करंट क्यों यूज़ करें, एक छोटा सा रिमोट ही तो यूज़ करना है। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो उसकी रिमोट की PCB प्लेट में जो कनेक्शंस होंगे वायर के बहुत छोटे होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या, देखिए अगर ये हमारा कोई केबल है, वायर है, तो ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आप इस शेप को अगर देखें तो इट इज अ सर्कुलर शेप, राइट। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, दिस सर्कुलर शेप ऑफ सम रेडियस r। तो सिंपल एरिया फाइंड करने का हमें फॉर्मूला पता है, एरिया इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। सो इस फॉर्मूला से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो अगर हम एरिया आ गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पता है तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपने फिर से एक चीज़ देखा होगा, क्या ये है प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। इस सिंबल को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट, राइट। तो r इक्वल्स टू ये कांस्टेंट है रो L अपॉन A। यहाँ जो सिंबल रो का है ये है रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। अब रेजिस्टिविटी ऑफ हर कंडक्टर की अलग अलग होती है। जैसे बात करें कॉपर की, सिल्वर की या आयरन की, एल्यूमिनियम की, हर एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा, और हर कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होगा वो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए फिक्स होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉपर वायर, तो कॉपर वायर का कंडक्टर सेम लेंथ सेम एरिया का होगा। दो कंडक्टर दोनों कॉपर के हैं और दोनों का लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो उन दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जो एक और पॉइंट है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है रेजिस्टिविटी, दैट इज रो। इस रेजिस्टिविटी पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो कंडक्टर की जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हमें कौन सा मटेरियल घर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए यूज़ करना चाहिए, और सोचेंगे वही कंडक्टर यूज़ करेंगे जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम हो, क्योंकि लेंथ और एरिया तो हमें यूजर्स के हिसाब से चेंज करना ही पड़ेगा। तो हम कौन सा चीज़ फिक्स है, रेजिस्टिविटी, तो वो कंडक्टर जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम है। और यहाँ सबसे बेस्ट कंडक्टर आता है सिल्वर और कॉपर। सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है और उसके बाद है कॉपर। तो हम कॉपर का जो वायर है वही यूज़ करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में, राइट। तो इससे हमें पता चल गया कि हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास रेजिस्टिविटी दिया है मटेरियल का, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, तो आप रेजिस्टेंस
निकाल सकते हैं किसी भी कंडक्टर का गिवन द फिजिकल डायमेंशंस। और हाँ, रेजिस्टिविटी फिजिकल डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशंस। रेजिस्टिविटी बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फिजिकल डायमेंशंस जो कि है लेंथ एंड एरिया। यहाँ पे एरिया जो आएगा वो आप मीटर स्क्वायर में फाइंड करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रेडियस मीटर में लेना होगा। अगर रेडियस mm में दिया है तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करें, उसके बाद में आप वैल्यू रखें ताकि आपका जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में आए, और लेंथ जो आपको लेना है वो भी मीटर्स में लेना है, राइट। तो जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो ओम में आएगा। तो अगर आप देखना चाहें कि ये रेजिस्टिविटी है, इसका यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमें पता है, दैट इज ओम। लेंथ का यूनिट मीटर्स, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ये मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो वो है रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या आएगा, ओम मीटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो कम करना चाहे हमें उस अप्लायंस के लिए जिसमें हमें करंट ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा करना है रेजिस्टेंस उसके लिए जिसमें हमें करंट कम चाहिए। तो रेजिस्टेंस को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये करना होगा, जो रेजिस्टेंस है उसको कनेक्शन में इस तरह से कंबाइन करें कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो या कम हो। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और जब रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस केस में अगर हमें फाइंड करना हो रेजिस्टेंस तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें जैसे इस सर्किट में कितना करंट है वो फाइंड करना हो तो V = IR, लेकिन R कौन सा लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, तो हम तीनों को कैसे यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का सिंपल तरीका यही है कि तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। तो ये जो R इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा वो आएगा R1 + R2 + R3। इसके बाद हम जो करंट फाइंड करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, V = IR। अब लेकिन यहाँ जो R लेंगे वो हम R इक्विवेलेंट लेंगे, तो V अगर हमें दिया है, R इक्विवेलेंट हम फाइंड कर लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से, उसके बाद हम करंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो है पैरेलल में। अगर पैरेलल में कोई सर्किट दिया है जिसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, उसमें हम कैसे करंट फाइंड करेंगे, तो अगर जैसे ये R1 R2 R3 पैरेलल में है और हमें इसमें I फाइंड करना है कि इसमें कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। और R इक्विवेलेंट हम फाइंड कैसे करेंगे, पैरेलल के केस में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हमें यहाँ करना होगा रेसिप्रोकल एडिशन ऑफ रेजिस्टर्स। जितने भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं उन सबका रेसिप्रोकल एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट। फिर इन सब के एडिशन के बाद हमें इसका रेसिप्रोकल करना है R इक्विवेलेंट। जब ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा तो हमें क्या करना है, यूज द फॉर्मूला V = IR फ्रॉम ओम्स लॉ। अब V आपको दिया होगा क्वेश्चन में, बाय ऑब्टेनिंग R इक्विवेलेंट आप यहाँ से करंट I फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी सर्किट डायग्राम दिया हो तो आप उसमें पहले आइडेंटिफाई करें कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह का है, सीरीज का है तो इस तरह से यूज़ करें, और अगर पैरेलल का है तो इस तरह से पहले R इक्विवेलेंट फाइंड करें, उसके बाद आप V का वैल्यू रखें और I करंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हेनेवर अ करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, जब भी करंट कंडक्टर से पास होगा तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, राइट। जितनी देर उससे करंट पास होगा उतना ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसमें कितना करंट पास करने से वो कितना गर्म होगा और कितनी देर करंट पास करने से वो कितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये फाइंड करने के लिए हमें चाहिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट। अब ये हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे आएगा, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमें मतलब अगर ये हीट एनर्जी फाइंड करनी है कि कितनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई है या फिर कितनी एनर्जी इसमें बनी है जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास हो रहा हो, तो कितनी हीट एनर्जी बनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि उस कंडक्टर के ऊपर उस चार्ज ने वर्क कितना किया होगा। बिल्कुल, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस से। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन VQ, राइट। अब जब VQ आ गया तो आपको अगर याद है करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर आपको याद है I = Q/T, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q = IT।
अगर आपको ये याद है तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे इनपुट कर दें v। अब q की जगह क्या रखेंगे i t, राइट। अब वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, हीट एनर्जी। तो h को रख दीजिए, क्योंकि अब h क्या है, हीट, और हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ ओम्स लॉ से v इक्वल्स टू i r, i यहाँ पहले से है और ये t है। अब अगर आपको याद रखना हो कि ये i कहाँ से आया तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं v इक्वल्स टू i r, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट डाउन i स्क्वायर r t। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से आप देखिए i जो करंट हमने सर्किट पे दिया है, कितना करंट दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जिस अप्लायंस में आप करंट पास कर रहे हैं उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस, या जिस कंडक्टर में आप करंट पास कर रहे हैं उस अप्लायंस या उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और कितनी देर के लिए आप उस करंट को अलाउ कर रहे हैं उस कंडक्टर में पास होने के लिए, वो टाइम। तो यहाँ पे करंट आ जाएगा इन एम्पियर, रेजिस्टेंस आ जाएगा इन ओम्स, टाइम आएगा सेकेंड्स। तो जो आपको जो हीट आएगा वो क्या आ जाएगा इन यूनिट, इसकी क्या यूनिट आ जाएगी, हीट की इन जूल्स। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कि एक कंडक्टर में कितना हीट जनरेट होगा जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई कर रहे हैं फॉर द गिवन रजिस्टर और रेजिस्टेंस, और कितनी देर के लिए आप उसमें पास कर रहे हैं। जैसे कि आप ले लो 2 एम्पियर करंट 10 ओम के रेजिस्टेंस में 10 सेकेंड के लिए पास हुआ, तो करंट 2 एम्पियर होगा स्क्वायर 10 ओम के रेजिस्टेंस में 10 सेकेंड के लिए पास हुआ, तो कितना होगा 4 into 100, that is 400 जूल। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे आप अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए गिवन करंट, रेजिस्टेंस इन टाइम। इस चैप्टर में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल डेफिनेशन इस पावर का है रेट ऑफ वर्क डन। अब जहाँ पे टर्म रेट आ जाए तो आप जानते हैं डिवाइड बाय टाइम करना है। तो रेट ऑफ वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वर्क डन की यूनिट क्या है हमें पता है, जूल है वर्क डन, और टाइम की यूनिट सेकेंड्स। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ जो यूनिट आ जाएगा जूल पर सेकेंड। तो अभी आप सिंपल सा लिख लीजिए क्या, पावर डिनोटेड बाय सिंबल P, रेट ऑफ वर्क डन दैट इज वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वर्क डन का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड, और ये पावर क्या है, इस पावर की यूनिट क्या होगा। आपको याद होगा जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाएंगे या फिर जाते होंगे और आप बल्ब या ट्यूबलाइट को देखते हुए क्या बोलते हैं, भैया इसका पावर कितना है, भैया ये कितने वाट का है। सबसे पहले यही सवाल आता है ना, भैया ये बल्ब कितने वाट का है। तो यहाँ जो वर्ड वाट है, वाट ये है पावर की यूनिट, और ये वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं 1 वाट को। 1 watt is the power of the appliance in which 1 joule of work is done in 1 second। तो यहाँ से पावर की डेफिनेशन आ गई। अब मान लो आप बात कर रहे हो जैसे 60 वाट के बल्ब की, जैसे 60 वाट बल्ब, इसमें कितना वर्क होगा, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, W/T। अब मान लो मुझे फाइंड करना है कि इसने 10 सेकेंड में कितना वर्क किया, तो वर्क डन इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, 60 वाट इंटू टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसने किया कितना, 600 जूल ऑफ वर्क इज डन, 600 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 10 सेकेंड्स। तो आप इससे पावर फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हमारे घर पे कनेक्टेड है उन सब की, तो जो भी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होता है कहाँ पे, हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में, राइट। तो कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट में कैसे ऑब्टेन करें हमारी वैल्यूज। तो कमर्शियल यूनिट में ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी वो क्या है, यूनिट्स। मतलब 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट है 1 किलोवाट आवर। अब यहाँ ये जो टर्म है किलोवाट वो किसके लिए है, पावर, और ये आवर किसके लिए, टाइम। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी अगर आपको फाइंड करनी हो तो आपका पावर किसमें होना चाहिए, किलोवाट में, और टाइम होना चाहिए आवर में। अगर आपका पावर किलोवाट में है और टाइम आवर्स में है तो आप कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका ये आ गया 600 जूल। अगर इसको हमें कमर्शियल यूनिट में ऑब्टेन करना हो तो पावर को हमें क्या करना होगा, पहले पावर को वाट से किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर इस पावर को हम किलोवाट में कन्वर्ट करें तो ये क्या बन जाता है, 60/1000, और ये
यहीं पे अगर ये टाइम जो 10 सेकेंड्स है ये 1 आवर होता, जैसे ये लेट्स से 10 घंटे 10 आवर्स, अभी पावर किलोवाट में है, टाइम आवर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर दिए जीरोस को और हमारे पास क्या बच गया 0.6। अब ये जो वैल्यू है 0.6 ये है किलोवाट आवर में, और इस 0.6 किलोवाट आवर को हम 0.6 यूनिट्स लिख सकते हैं। दैट मीन्स 10 घंटे के लिए अगर ये जो 60 वाट का बल्ब अगर हमने यूज़ किया है तो कितनी यूनिट हमारी खर्च होगी, वो खर्च होगी 0.6 यूनिट। तो ये था हमारे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का एक क्विक शॉर्ट रिविजन। अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन से, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाल बटन के साथ आपको क्या करना है आपको पता है बहुत अच्छे से। तो तब तक के लिए